नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले अंकों की तरह मैं इस बार भी बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करूँगा। अब तक मैं आपसे धारा 1 से लेकर धारा 41 तक में निहित प्रावधानों की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं धारा 42 से शुरू करता हूँ। परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 है अथवा बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 है, उनको समग्र रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उसकी एक धारा दूसरे से जुड़ी हुई है और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि एक धारा और दूसरी धारा की में कही गई बातों में तालमेल नहीं है, कहीं कहीं दिखने लगता है। इसलिए समग्र रूप में उसको देखना चाहिए और समझने की ज़रूरत है। और मैं आज धारा 42 के संदर्भ में चर्चा करूंगा, जिसका संबंध समापनादेश वाइंडिंग अप ऑर्डर से है। सहकारी समितियों का वाइंडिंग अप करना, लिक्विडेशन करना एक इम्पोर्टेंट काम है। अब मैं कहीं देख रहा था कि एक डाटा देख रहा था कि जिसमें कहा गया है कि बिहार में सहकारी समितियों, निबंधित सहकारी समितियों की संख्या 40,000 है। नेशनल डाटाबेस पर तो यह संख्या लगभग 28,000 बताया गया है, लेकिन एक अन्य जगह कहीं यह डाटा 40,000 दिखा है। तो इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ी इसी सहकारी समितियों की संख्या है जो नेशनल डाटाबेस में हो या एक अन्य जगह प्रदर्शित हो रहा है, उसमें वो निष्क्रिय हो गई हैं, काम करना बंद कर दिया हो, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। तो ज़रूरी है कि उनके यहाँ बाइंडिंग अप ऑर्डर दिया जाए या परिसमापन की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो हमारी बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 12 में उल्लेख है, यदि कोई भी निबंधित सोसाइटी का निबंधन प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि सोसाइटी अस्तित्व में है जब तक उस निबंधन प्रमाण पत्र को सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द नहीं किया जाए। और निबंधन प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई धारा 44 के अंतर्गत परिसमापन के संदर्भ में की जाती है, जब परिसमापन का कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो निष्क्रिय हैं, मितप्राय हैं, कहीं कोई अता पता नहीं है, उसी समितियों को अभियान चलाकर लिक्विडेशन किया जाए। हमको लगता है कि वर्ष 2011-12 में यह एक अभियान चला था। हम लोगों ने जब डीसीओ थे, सारण में हम डीसीओ थे, उस समय हम लोगों ने अभियान चलाकर मृतप्राय और निष्क्रिय सहकारी समितियों को लिक्विडेशन में डाला था। लेकिन बाद के दिनों में कोई अभियान नहीं चला और लिक्विडेशन का यह काम भी आगे नहीं बढ़ा। लिक्विडेशन का आदेश पारित होने के बाद भी लिक्विडेशन की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाती है। बहुत कम सहकारी समितियों की लिक्विडेशन की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो पाई है, इक्का दुक्का सहकारी समितियों की। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण तो दूंगा, जो हमारे कुछ बैंक थे, केंद्रीय सहकारी बैंक, जो लिक्विडेशन में चले गए, जैसे छपरा से केंद्रीय सहकारी बैंक या दरभंगा केंद्रीय सहकारी बैंक, वे आज तक उनका लिक्विडेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, जबकि उनका लिक्विडेशन हो गया हुआ हमको लगता है कि लगभग 20 साल के आसपास हो गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि क्या प्रावधान है। प्रावधान में मैंने स्पष्ट कर दिया कि धारा 42 का संबंध सहकारी समितियों के समापनादेश, अंग्रेजी में कहूँ तो वाइंडिंग अप ऑर्डर से है। अब धारा 42 क्या कहता है? धारा 42 कहता है कि निबंधक अधिसूचना द्वारा किसी निबंधित सहकारी समिति का समापनादेश दे सकेंगे, वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकेंगे, यदि में उसका 4 शर्तों का उल्लेख करता है, क, ख, ग, घ में 4 शर्तों का उल्लेख करता है। और निबंधक से मतलब निबंधक और उनके प्राधिकृत प्राधिकारी हैं, जिनको तत्संबंधी धारा की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, प्रदत्त की गई है। तो 4 शर्तों में पहला शर्त जो क के रूप में उल्लेखित है, वह है कि कोई सहकारी समिति के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा समिति के परिसमापन हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ हो। यदि निबंधक को किसी सहकारी समिति के कुल सदस्य संख्या के 3/4 सदस्यों द्वारा एक विशेष संकल्प द्वारा वाइंडिंग अप ऑर्डर हेतु अनुरोध प्राप्त हो, तो निबंधक इस संबंध में आदेश निर्गत कर सकता है। यहाँ मैं एक उल्लेख कर देना चाहूँगा कि वर्ष 2013 में जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन हुआ और धारा 32 क को जोड़ा गया, जो वार्षिक आम सभा से संबंधित है, तो वार्षिक आम सभा में भी एक प्रावधान है। वार्षिक आम सभा में 32 क की उपधारा 1 के प में प्रावधान है कि वार्षिक आम सभा को किसी सहकारी समिति के विघटन की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। अब मैं ख पर आता हूँ।
धारा 35 के अधीन जांच, धारा 35 के अधीन हम लोग जांच करते हैं, बहुत स्पष्ट है। अथवा धारा 34 के अधीन निरीक्षण, निबंधक या उसके प्राधिकृत प्राधिकारी को निरीक्षण करने का अधिकार है सहकारी समिति को। धारा 35 के अधीन निबंधक को किसी भी सहकारी सोसाइटी का जांच करने का अधिकार है, इसका मैं पूर्व में ही चर्चा कर चुका हूँ। धारा 36 निबंधक किसी सहकारी समिति के बहियों के निरीक्षण के संबंध में आदेश निर्गत कर सकता है। और धारा 37 में वित्तदायी बैंक को किसी सहकारी समिति के बहियों का पंजियों का अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस धारा में इसमें प्रावधान है कि धारा 35 के अधीन जांच अथवा धारा 34, धारा 36 अथवा धारा 37 के अधीन निरीक्षण के बाद यदि निबंधक की राय हो कि सदस्यों के हित में उस सहकारी समिति का समापन वाइंडिंग अप आवश्यक हो, निबंधक की राय हो कि सदस्यों के हित में उस सहकारी समिति का परिसमापन आवश्यक है। दूसरा शर्त हो गया, निबंधक को लगे कि इस इंस्पेक्शन से रिजल्ट आया है कि इनका आवश्यक हो, तो उसमें भी निबंधक वाइंडिंग अप ऑर्डर निर्गत कर सकता है। अब ग है कि निबंधन के उपरांत सहकारी समिति द्वारा कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अथवा कार्य करना बंद कर दिया गया है। हो सकता है किसी सहकारी समिति का निबंधन हो गया हो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, उसने कोई कार्य ही शुरू नहीं किया हो या कार्य शुरू किया हो तो कार्य करना बंद कर दिया हो या निष्क्रिय हो गया हो, तो उसके भी वाइंडिंग अप ऑर्डर निबंधक दे सकता है। और चौथी शर्त है कि निबंधन की शर्तों के प्रतिकूल सहकारी समिति को सदस्यों की संख्या 10 से कम हो गई हो। एक सहकारी समिति के निबंधन में कम से कम 10 सदस्यों को देखते हैं, लेकिन निबंधन के बाद हो सकता है कि सदस्य संख्या कुछ त्यागपत्र दे दे, किसी की मृत्यु हो जाए, तो 10 से कम हो गई हो, तो वहाँ भी निबंधक को अधिकार है कि वह वाइंडिंग अप ऑर्डर निर्गत कर सकता है। तो 4 शर्तों की मैंने चर्चा की जिसको अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि इन चारों शर्तों के अधीन वे परिसमापन की वाइंडिंग अप की कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसका प्रंतुक हम देखें, प्रंतुक क्या कहता है। परंतु ऐसा आदेश सहकारी समिति के हिस्साधारक सदस्यों तथा हितवक व्यक्तियों संस्थाओं को कम से कम 1 माह का नोटिस देकर उन्हें सुनने के पश्चात ही किया जाएगा। परंतु है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर होगा तो कम से पहले उसके 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। जो सहकारी समिति के शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर है जिनका शेयर है उसमें, अथवा अन्य व्यक्ति हैं जिनका उनका उस सहकारी सोसाइटी में इंटरेस्ट है, या कोई संस्था है जैसे पैक्स में हो सकता है DCCB का इंटरेस्ट हो, तो उसको भी नोटिस किया जाएगा और उनके सुनने के पश्चात 1 माह के बाद इसको कम से कम 1 माह का नोटिस दिया जाएगा। उनके सुनने के पश्चात ही इस तरह का वाइंडिंग अप ऑर्डर निर्गत किया जाएगा। अब मैं धारा 43 पर आता हूँ। धारा 42 में हो गया। अब धारा 43 में है कि अपील अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर। यदि निबंधक का वाइंडिंग अप ऑर्डर है किसी सरकारी सोसाइटी का, तो उसका अपील का क्या प्रावधान है, इसकी चर्चा करता है। इसमें कहा गया है, धारा 43 की उपधारा 1 में कहा गया है कि उस सहकारी समिति का कोई सदस्य अथवा हितवत व्यक्ति राजपत्र में धारा 42 के अधीन पारित आदेश के प्रकाशित होने की तिथि के 2 भाग के भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा। धारा 42 के अंतर्गत कोई वाइंडिंग अप ऑर्डर निर्गत हो गया, राजपत्र में उसका प्रकाशन करना पड़ता है, राजपत्र में प्रकाशन हुआ, फिर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है उसको, तो उस राजपत्र में प्रकाशन के 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 2 माह के बाद नहीं, 2 माह के भीतर संबंधित सरकारी समिति का कोई सदस्य अथवा जिसका उस सरकारी समिति में हित हो, वह राज्य सरकार के समक्ष वाइंडिंग अप ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकेगा। और राज्य सरकार मतलब माननीय मंत्री के न्यायालय में। स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब धारा 43 की उपधारा 2 पर मैं आता हूँ। धारा 43 की उपधारा 2 में वर्णित है कि धारा 42 के अधीन आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 2 माह व्यतीत हो जाने पर ही प्रभावी होंगे। धारा 43 की उपधारा 2 कहता है कि धारा 43 की उपधारा 1 2 माह तक का ऑर्डर अवधि देता है अपील करने का, और धारा 43 की उपधारा 2 कहता है कि राजपत्र में जो नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा, गजट प्रकाशित हो जाएगा, उसके 2 माह बीत जाने के बाद ही जो धारा 42 के अधीन जो आदेश है, वाइंडिंग अप ऑर्डर है, वह प्रभावित होगा। और अथवा भी इसमें यदि अपील की गई हो, राज्य सरकार के यहाँ अपील की गई हो, तो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अपील के बाद अधिसूचना से उसे संपुष्ट नहीं कर दिया जाए। मतलब अपील की गई हो तो अपील के निर्णय आने तक प्रभावित नहीं होगा कि अपील के बाद उसका अधिसूचना निकल कर उसको संपुष्ट नहीं किया जाए। बहुत स्पष्ट प्रावधान है, लोगों को अवसर दिया गया है इसमें।
अब मैं धारा 43 की उपधारा 3 की चर्चा करता हूँ। अपील पर राज्य सरकार का आदेश, उस अपील का परिणाम यदि कुछ निकले कि अध्ययन रजिस्ट्रार का आदेश अंतिम होगा। राज्य सरकार के यहाँ अपील होगा, उस अपील में के जो परिणाम के अंतर्गत ही उसके अधीन ही निबंधक का आदेश अंतिम होगा, इसमें प्रावधान है। अब मैंने धारा 42 की चर्चा आपसे कर दी। धारा 42 वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर का प्रावधान देता है। धारा 33 में अपील की व्यवस्था करता है कि क्या है। और धारा 44 में आता हूँ, जहाँ धारा 44 सहकारी समितियों के लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन से संबंधित प्रावधान का व्याख्या करता है, प्रावधान की चर्चा करता है। धारा 22 में तो हमने वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर निकाल दिया। धारा 43 में, धारा 42 में वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर है, धारा 43 में अपील का है। वह भी यदि नहीं हुआ, उसका अपील में कोई सुनवाई नहीं हो, तो वाइंडिंग ऑफ अब लिक्विडेशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, इसका उल्लेख धारा 44 में है। इसको देखना चाहिए। धारा 44 की उपधारा 1 में कहा गया है कि यहाँ निबंधक किसी पंजीकृत सोसाइटी के परिसमापन के लिए आदेश पारित करेगा, वहाँ वह एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उस सोसाइटी का परिसमापक नियुक्त करेगा। यदि धारा 44 की उपधारा में कहा गया है कि यदि निबंधक किसी सरकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश पारित करता है तो वहाँ एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सरकारी सोसाइटी का परिसमापक नियुक्त करेगा। उदाहरण मैं देता हूँ छपरा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड का। जब उसका परिसमापन का आदेश निर्गत हुआ तो निबंधक ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को, वहाँ के कलेक्टर को परिसमापक नियुक्त किया, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को ज्वाइंट परिसमापक, संयुक्त परिसमापक और डीसीओ को असिस्टेंट परिसमापक नियुक्त किया। तो कहता है कि एक या ऐसे अधिक व्यक्तियों को परिसमापक नियुक्त कर सकता है। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाया है। फिर है धारा 44 की उपधारा 2 क्या कहता है, इसको हम देखें। धारा 44 की उपधारा 2 में यह वर्णन है कि धारा 43 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति के पश्चात परिसमापक को सोसाइटी की सभी आस्तियों तथा उनके संव्यवहार से संबंधित एवं सोसाइटी के संव्यवहार से को चलाने के लिए सभी बहियों, अभिलेखों तथा अन्य लेखों को अपने कब्जा में अविलंब लेने की शक्ति होगी एवं इस तरह के सोसाइटी के सारे अधिकार, कर्तव्य, आस्तियाँ, दायित्व परिसमापक में निहित और उस पर न्यायगत हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे ही निबंधक ने परिसमापक की नियुक्ति कर दी तो धारा 44 की उपधारा 2 कहता है कि धारा 43 की उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए धारा 43 की उपधारा 1 में क्या कहा गया है, अपील की व्यवस्था है। और कहा गया है कि लेकिन यदि अपील भी हो तब भी धारा 43(1) में जो कहता है कि उस सहकारी समिति का कोई सदस्य अथवा हितवत व्यक्ति राजपत्र में धारा 42 के अधीन पारित आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से 2 माह भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा। यह प्रावधान है। अब धारा 44 की उपधारा 2 कहता है कि धारा 43 की उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी तथा उसके भी निबंधन परिसमापक नियुक्ति के पश्चात सोसाइटी के सभी आस्तियों को अपने कब्जे में ले लेगा, जिसमें उसकी संपत्ति भी हो सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी हो सकते हैं, उसके सारे अभिलेख भी हो सकते हैं और उसके सभी सोसाइटी के सारे कर्तव्यों, दायित्व और शक्तियाँ परिसमापक में निहित हो जाएंगी। ये बहुत ही स्पष्ट प्रावधान करता है कि सारी शक्तियाँ, जो प्रबंध समिति का तो वहाँ अस्तित्व ही नहीं रह गया, अब सारी शक्तियाँ परिसमापक में निहित हो जाएगी। जो प्रबंध समिति की शक्तियाँ हैं वह या सारे अभिलेखों पर उसका कस्टडी हो जाएगा, कस्टडी में ले लेगा वो अपने को। अब धारा 44 की उपधारा 3 में क्या प्रावधान है, इसको हम देखें। धारा 44 की उपधारा 3 कहता है कि निबंधक के नियंत्रण तथा पुनरीक्षण की शक्ति के अधीन वैसे परिसमापक को वह शक्ति भी होगी। स्पष्ट है कि कोई भी परिसमापक होगा निबंधन के नियंत्रण, कंट्रोल तथा सुपरविजन के अंदर ही काम करेगा। परिसमापक को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होगी। जो भी होगा निर्णय या काम करने की शक्ति नहीं होगी। जो भी वह काम करेगा, कार्य करेगा, वह निबंधक के समान नियंत्रण तथा पुनरीक्षण में ही काम करेगा। ये इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग जब भी लिक्विडेशन संबंधित कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाता है तो हम लोग कोई इशू होता था तो निबंधक का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और निबंधक द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता था उसी के आलोक में हम लोग हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट करते थे कि निबंधक का मार्गदर्शन यह है और धारा 44 की उपधारा 3 में यह प्रोविज़न है, हम इससे अलग हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। कई बार हाई कोर्ट ने हम लोग की बात माना भी लिक्विडेशन के प्रोसेस में। अब मैं अब यह कहता हूँ कि धारा 44 की उपधारा 3 में कि किस शर्तों का उल्लेख करता है जो परिसमापक की शक्ति होगी निबंधक के
निबंधन का नियंत्रण तथा पुनरीक्षण के अंतर्गत। पहला कहता है कि क्या शक्ति है, सोसाइटी की ओर से अपने पदनाम पर वाद तथा अन्य कानूनी कार्रवाइयों को संस्थित तथा प्रतिरक्षित करे। लिक्विडेटर का ऑफिस हो जाता है तो लिक्विडेटर अपने ऑफिस के नाम पर कोई भी मुकदमा कर सकता है, किसी भी मुकदमा को डिफेंड कर सकता है या और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चला सकता है। ये निबंधक की परिसमापक की पहली शक्ति है, निबंधक के नियंत्रण तथा पुनरीक्षण में उसकी पहली शक्ति है। ख है, दूसरी शक्ति क्या है, किसी व्यक्ति से सोसाइटी की बाकी सारी राशियाँ अवधारित तथा वसूल करे। किसी सोसाइटी के जिम्मे, किसी व्यक्ति के जिम्मे सोसाइटी की कोई राशि बकाया हो तो राशि को तय करे कि कितना राशि बकाया है और उसकी वसूल करे, यह भी उसकी परिसमापक की शक्ति है। ग कहता है समय समय पर धारा 42 के प्रावधानों के अधीन, धारा 32 के प्रावधानों के अधीन और धारा 32 का संबंध भूतपूर्व सदस्य का तथा मृत सदस्य का संपदा का दायित्व से है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि समग्र रूप में समझने की जरूरत है। धारा 32 का आया, धारा 32 का संबंध है भूतपूर्व सदस्य और मृत सदस्य की संपदा का दायित्व। तो यह कहता है समय समय पर धारा 32 के प्रावधानों के अधीन सोसाइटी की आस्तियों में सदस्यों, आस्ति मतलब एसेट, आस्तियों में सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की संपदाओं अथवा मनोनीत व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों अथवा विधि सम्मत प्रतिनिधियों के द्वारा अथवा किसी अधिकारी अथवा पूर्व अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले अंशदान को निर्धारित करे और त्वरित करे तथा समापन के पूर्ण होने तक अंशदान के किसी आदेश को पुनरीक्षित करे एवं ऐसे अंशदानों को वसूल करे। कहने का मतलब है कि लिक्विडेशन प्रोसेस में किसी का क्या लायबिलिटी है, किसी का क्या शेयर है, इसको निर्धारित करने का इसको अधिकार है परिसमापक को, और उस निर्धारित कितना है उसका अंश होगा, अंश को पुनरीक्षित भी कर सकता है और उस अंश की वसूली भी कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, थोड़ा अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अंग्रेजी का जो है प्रोविजन तो कहता है कि टू डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम subject to the provisions of section 32 the contribution to be made or remaining to be made by the members or past members or deceased members or by any officers or former officers to the assets of the society and from time to time to revise any order of contribution until the binding up is completed and to realize such contribution। कहने का मतलब है कि जो उसकी परिसमापक ये शक्ति है कि अंशदान को निर्धारित कर सकता है मृत सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व अधिकारी, वर्तमान सदस्य, और उसका अंशदान तय करेगा और उस अंशदान को पुनरीक्षित कर सकता है यदि लोग कि ज़्यादा अंशदान तय हो गया है तो, और उसकी वसूली का भी आदेश देगा जब तक वसूली का कार्य भी करेगा जब तक ये परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाए। अब धारा 44 की धारा 3 का घ कहता है कि सोसाइटी के प्रति सारे दावों की छानबीन करे तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी लेनदारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दावाकर्ताओं में उत्पन्न प्राथमिकता के प्रश्नों का निपटारा करे। या घ का जो प्रोविज़न है मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। टू इन्वेस्टिगेट ऑल क्लेम्स against the society and subject to the provisions of this act to decide the question of priority arising between claimants after giving an opportunity of being heard to all the creditors। अब है कि जो सोसाइटी के प्रति जिसका दावा है, हो सकता है उसके लेनदार हो, उनका क्या दावा है, तो किसको प्राथमिकता देना है इसको भी उसको निर्धारित करने का अधिकार है कि एसेट लायबिलिटी डिस्पोजल में प्राथमिकता किसको देगा, तो इसकी वो छानबीन करेगा और प्रावधानों के अधीन सभी जो लेनदार हैं जिनको लेना है और जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी सुनवाई करेगा और प्राथमिकता तय करेगा कि कैसे किसको किसकी दावा का कैसे निपटारा होगा। अब मैं अंग पढ़ाता हूँ। अंग कहता है कि सोसाइटी के परिसमापन संबंधी आदेश देने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक सूद सहित सोसाइटी के प्रति दावों को प्राथमिकता के क्रमानुसार यदि हो पूर्णतः या अनुपाततः सोसाइटियों की आस्तियों की दृष्टि से जैसा उचित हो संदाय करें, भुगतान करें एवं दावों की पूरी अदायगी के बाद शेष रहे आधिक्य को जो राशि बच जाती है को अपने द्वारा निश्चित दर किंतु हर हाथ में सोसाइटी द्वारा निर्धारित देय दर से अनधिक पर उक्त तिथि से ब्याज की अदायगी में प्रयोग करें।
इसका मैं थोड़ा उदाहरण देकर समझाऊंगा, लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ। टू पे क्लेम्स against society, the including test up to the date of the publication in the official gazette of the notification ordering the winding up of the society according to their respective priorities, if any, in full or eatable as the assets of the society permit, and to apply the surplus, if any, remaining after payment of the claims in full, in payment of interest from the said date of a date fixed by him, but not exceeding in any case the rate agreed to be paid by the society। यह प्रावधान है। जब निबंधन की प्रक्रिया, परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसकी जरूरत होती है। फिर मैं अगले प्रावधान की चर्चा करता हूँ। जिन व्यक्तियों और सोसाइटी के बीच कोई विवाद हो, उन व्यक्तियों से सुलह की व्यवस्था करे अथवा ऐसे किसी विवाद को मध्यस्थता में निर्देशित करे। मध्यस्थता का भी प्रोविजंस है, मैंने पिछले अंक में वो पढ़ाया था। यदि किसी व्यक्ति और सोसाइटी के बीच विवाद हो तो उस पर चलेगा, सुलह करेगा, और नहीं हुआ तो मध्यस्थता के लिए उसको रिफ़र कर सकता है। यह इसका चर्चा है। और अगला है 6 में कहा गया है कि यह तय करे कि परिसमापन के व्यय को किन किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में वहन किया जाएगा। परिसमापन का जो व्यय है वो किन व्यक्तियों द्वारा किस मात्रा में वहन किया जाएगा, यह भी तय करने का अधिकार परिसमापक को है। अगला जो ज है, सोसाइटी की आस्तियों के समाहरण और वितरण के संबंध में वैसा निर्देश जो सोसाइटी के कामकाज के परिसमापन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। परंतु उसका परंतु है, परंतु किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना परिसमापक उनसे वसूल जाने वाले अंशदान, ऋण या आस्तियों का अवधारण नहीं करेगा। यानी कोई भी लायबिलिटी फिक्स तब तक नहीं करेगा जब तक संबंधित व्यक्ति से जिससे अंशदान वसूले जाने वाला है या ऋण लिया जाने वाला है उसको सुनवाई का अवसर नहीं दे। करने का मतलब है कि परिसमापक की शक्तियाँ बहुत विस्तृत है। और परिसमापक के क्रम में हमने देखा था कि जो छपरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का लिक्विडेशन हुआ था तो सबसे पहले हुआ कि परिसमापन का नोटिफिकेशन हुआ, परिसमापक की बहाली हुई, उसके बाद उसका ऑडिट कराया गया। परिसमापन की प्रक्रिया का पहला चरण ऑडिट है। ऑडिट से तय होता है कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। और जनरली जो डिपॉजिटर्स की राशि होती है, जब छपरा बैंक लिक्विडेशन में गया था उस समय डिपॉजिटर्स को जो बीमा के मद में राशि मिलना था वह 1 लाख था, अब तो बढ़कर इसको 5 लाख कर दिया गया है। पहले डिपॉजिटर्स की राशि का भुगतान किया गया है, उसके बाद और सी कार्रवाई की गई। लेकिन अभी सारी बहुत सा उसका जो एसेट्स है या जो लायबिलिटीज़ है, कोऑपरेटिव बैंक का लोन है या उसका ज़मीन है, उसका डिस्पोजल अभी तक नहीं हो पाया है। मैंने पहले ही कहा कि लिक्विडेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसको में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, अन्यथा यह अनंत कथा के रूप में परिवर्तित हो रही है। यह हो गया लिक्विडेशन के बारे में। अब हाँ, लिक्विडेशन में एक चीज़ भी है कि उसका अंत होने के पहले भी, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के पहले भी एक ऑडिट होने की ज़रूरत है। ऑडिट कहा जाता है, प्रक्रिया में यह प्रोविजन है। अब मैं धारा 44 की उपधारा 4 पर मैं आता हूँ। उसमें क्या कहा गया है उसको भी देखने की ज़रूरत है। उपधारा 4 में कहा गया है कि यदि धारा 43 की उपधारा 1 के अधीन परिसमापन आदेश के विरुद्ध की गई अपील राज्य सरकार मंजूर कर ले तो परिसमापक सोसाइटी की आस्तियों, बहियों, अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर से अपना कब्जा त्याग कर उन सब को प्रबंध समिति को सुपुर्द कर दे देगा तथा सोसाइटी के संव्यवहार को चलाना बंद कर देगा। परंतु परिसमापक की हैसियत से उसके द्वारा किए गए सारे कार्यों की वैधिक मान्यता रहेगी, मानो वे सोसाइटी के प्रबंध समिति द्वारा किए गए। एक महत्वपूर्ण धारा है जिसको समझना चाहिए। 44 की धारा 4 में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार के समक्ष अपील हुई हो और राज्य सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया हो तो परिसमापक है जो सोसाइटी की सारी फिर प्रबंध समिति बहाल हो जाएगी। यदि राज्य सरकार ने बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली तो प्रबंध समिति बहाल हो जाएगी और परिसमापक का कर्तव्य होगा कि सोसाइटी की सभी आस्तियों, बहियों, लेखों, अभिलेखों जो भी हो और प्रबंध समिति को सौंप देगा, काम करना बंद कर देगा। परंतु इसके बावजूद भी प्रबंध समिति कार्य में आ जाएगी। परंतु इसके बावजूद भी परिसमापन ने जो आदेश दिए, जो निर्देश दिया, जो कार्य किए, उसकी वैधिक मान्यता रहेगी और वही वैधिक मान्यता रहेगी जो प्रबंध समिति द्वारा किए गए कार्यों की होती है। अब मैं धारा 44 की उपधारा 5 पर आता हूँ। 44 की जो उपधारा 5 है वह कहता है, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि निबंधक की विशेष स्वीकृति से संबद्ध व्यक्ति उपधारा
3 की कंडिका ख, ग, घ, अंग, च अथवा छ के अधीन परिसमापक के आदेश से यदि संतुष्ट हो, निबंधित डाक से संसूचना प्राप्त करने की तिथि से 3 माह के भीतर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकेंगे। अभी परिसमापन की प्रक्रिया में मैंने चर्चा की थी उपधारा 44 धारा 44 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो ख, ग, घ, अंग और च, जिसमें है कि कैसे कैसे लाइबिलिटी तय होगा इस सारी की। इस परिसमापक ने जो आदेश दिया है, इससे यदि कोई असंतुष्ट व्यक्ति है और आदेश उसको यदि जब निबंधित डाक से प्राप्त होती है तो संसूचना के 3 माह के भीतर निबंधक से विशेष स्वीकृति प्राप्त करके परिसमापक के आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील कर सकेगा। लेकिन इसके लिए भी उसको निबंधक की स्वीकृति चाहिए। जो परिसमापन की प्रक्रिया से असंतुष्ट है या परिसमापक द्वारा धारा 44 की उपधारा 3 के कंडिका ख, ग, घ, अंग और च में कोई आदेश दिया है तो उससे असंतुष्ट व्यक्ति निबंधक से विशेष स्वीकृति प्राप्त करेगा और आदेश संसूचन के 3 माह के भीतर जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में अपील कर सकेगा। यह बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है धारा 44 की उपधारा 5 में। अब मैं धारा 44 की उपधारा 6 पर आता हूँ। यह क्या कहता है, इसको भी देखने की जरूरत है। धारा 44 की उपधारा 6 कहता है कि पुनरीक्षण के दौरान निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश अथवा अपील के दौरान जिला न्यायाधीश के द्वारा दिया गया कोई आदेश, पुनरीक्षण में निबंधक का आदेश तथा अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होंगे। इस मैटर में जो आदेश होगा निबंधक का या जिला न्यायाधीश का वह अंतिम होगा, यह इसका उल्लेख करता है। अब मैं धारा 44 की धारा 7 पर आता हूँ। उसमें लिखा गया है कि जब सोसाइटी का कामकाज समाप्त कर दिया जाएगा तो परिसमापक सोसाइटी के अभिलेखों को उस स्थान पर जमा कर देगा जो निबंधक निर्देशित करे। सोसाइटी के कामकाज का समाप्त कर दिया जाएगा, एसेट लायबिलिटी का डिस्पोजल हो गया तो उसके सारे अभिलेखों को परिसमापक उस स्थान पर डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा जहाँ उसको निबंधक निर्देश दे। अब 44 की उपधारा 8 पर आता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपधारा है, इसको हमको देखना चाहिए। धारा 44 की उपधारा 8 में वर्णित है कि उपधारा 7 के अधीन सहकारी सोसाइटी के अभिलेख जमा कर दिए जाने के बाद निबंधक सोसाइटी के निबंधन को रद्द कर देगा, निबंधन प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा और सोसाइटी का निगम निकाय का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि लिक्विडेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई और उसके अभिलेख जमा कर दिए गए निबंधक के अनुसार से तो धारा 44 की उपधारा 8 के अनुसार निबंधक जिस सोसाइटी का लिक्विडेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है उसके निबंधन प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा और इसके साथ ही सोसाइटी का जो निगम निकाय का दर्जा था वह समाप्त हो जाएगा। सोसाइटी अस्तित्व नहीं चली जाएगी। मैंने पहले ही मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, पूर्व के अंक में चर्चा किया है कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1935 की धारा 12 है वह स्पष्ट कहता है कि यदि किसी सहकारी सोसाइटी का निबंधन का प्रमाण पत्र निगत हो जाए तो यह इस बात का साक्ष्य होगा कि सोसाइटी निबंधित है और जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसको रद्द नहीं किया जाएगा या सोसाइटी अस्तित्व में रहेगी। इस चीज़ को हमारे अधिकारी को समझना चाहिए। खासकर आजकल जो नगर निकाय पैक्ट के संदर्भ में विधियों का संशोधन हो रहा है उस संदर्भ में यदि हम किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं किसी सहकारी सोसाइटी का तो परिसमापन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही और परिसमापन की प्रक्रिया जो धारा 44 की उपधारा 8 में निर्धारित है उसके अंतर्गत ही हमें को यह शक्ति प्राप्त है। तो आज तक के अंक में इतना ही। मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की है, इसको आप सुने। एक बहुत ही अछूता पहलू है परिसमापन जिसको देखने की ज़रूरत है। आज के अंक में इतना ही। फिर मैं आगे आपसे मिलूँगा और इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।